अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, एक तरफ जहां लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान होता है, वहीं उसके साथ साथ अगर मसीहा भी हड़ताल पर चले जाएं तो फिर क्या होगा उन मरीज़ों का। हम बात करेंगे आज सिविल अस्पताल कराची में डॉक्टर्स ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है और ये यंग डॉक्टर्स हैं और इन्होंने एहतजाज का सिलसिला क्यों शुरू किया है, क्यों ये एहतजाज कर रहे हैं, इनके क्या मुतालबात हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के रहनुमा डॉक्टर वारिस। हम उनसे बात करते हैं कि वो क्यों हड़ताल पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वारिस। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर, बताइए हड़ताल क्यों हो रही है? थैंक यू सो मच सर। हमारे हड़ताल ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली और उनकी इंटरेस्ट कम देना और मसले क्रिएट करना और उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और हमारे डिमांड सो सिंपल है। हमारा ये है कि पीजीज़ का रिस्क जो हमारा स्टाइपेंड है वो इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में सबसे कम मिल रहा है। जो हमारा इन्हांस हुआ था 5-10 हज़ार जो इन्होंने किया था फरवरी 2019 में, वो आज तक वो नहीं मिले और उनके एरियर्स। और उसके अलावा जो हमारा पीजीज़ और हाउस ऑफिसर्स का रिस्क अलाउंस है पूरे सिंध में मिल रहा है, JPMC में मिल रहा है, NICH में मिल रहा है और सिविल हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा 1 साल से। और उसके अलावा हमारे पास जो भी मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं जो 2019 में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई, वो आज तक उसको तनख्वाह नहीं दिया जा रहा, उसकी ID ओपन नहीं हुई, उसको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए ऐसे नहीं है, तो उनको ख्वार किया जा रहा है। और इनकी जो पॉलिसी थी डिप्यूटेशन की 2017 जो 3 साल के बाद डिप्यूटेशन देंगे पीजीज़ को जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, FCPS करते हैं, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी है कि जो अप्रोचेबल है, जिसका अप्रोच है, जिसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उनको दिया जा रहा है। जो शरीफ लोग हैं उनको नहीं दिया जा रहा और उनके साथ ज़्यादती है। वो रोज़ रुलते रहते हैं और इवन दो कोविड का बहाना बना के बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में लोग आते जाते हैं और सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने डॉक्टर्स के आने जाने के लिए पाबंदी लगा दी है। और आपको पता है कि ये बड़ी इंसल्ट है डॉक्टर्स की और हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे, हमारे जायज़ काम नहीं किए जा रहे। ये बताइए कि तनख्वाहों का मसला जो है वो सबसे बड़ा मसला एक तो ये कि बगैर तनख्वाह के कैसे कोई मुलाजिम काम कर सकता है। कितने महीने की तनख्वाह रुकी हुई है आपको? सर मैं आपको बता रहा हूँ फरवरी 2019 से लोगों को नहीं मिल रही। कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिली तनख्वाह? ये कम से कम हमारे 8 से 900 लोग हैं जो पीजीज़ है जी सर। और हमारे 350 स्ट्रेंथ है हाउस ऑफिसर की और 850 पीजीज़ की। और इन दोनों को रिस्क अलाउंस जो मार्च 2020 से जो नोटिफिकेशन निकला है वो आज तक नहीं मिला। तो ये बड़ी ज्यादती है डॉक्टर्स के साथ। एक रिस्क अलाउंस नहीं मिला, दूसरा पे भी नहीं मिली। पे भी जो एरियर्स है हमारी जो इनहांस हुई है वो नहीं मिल रही, इनहांसमेंट वाली नहीं हुई, वो पुरानी पे मिल रही है जी। अच्छा राइट, ठीक है। तो इस पे आपने बात की हेल्थ डिपार्टमेंट से? सर हमने रिटन में उसको सबमिट करवाया डिमांड, हमने MS साहब को करवाया, हमने एडिशनल सेक्रेटरी दादुल्ला साहब को करवाया, हमने सेक्रेटरी साहब को करवाया और हमने कितने बार उनके ऑफिस के चक्कर लगाए, हम उसके पास चले गए मगर बेहसी की इंतहा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने मजबूर होकर ये कदम उठा लिया। ठीक है, तो हड़ताल मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हो जाती है, कभी मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। अभी थोड़ा सा पहले ही आप लोगों की हड़ताल ख़त्म हुई थी, अभी फिर आप लोगों की हड़ताल शुरू हो गई है। ये नाअहली है सिंध गवर्नमेंट की सर, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की नाअहली है। ये मसले आप देखिए, सिविल हॉस्पिटल सूबा सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इस पे 1-1.5 साल से CT स्कैन और MRI नहीं है। ये हमारे लिए अफसोस की बात नहीं है, ये पूरा सिंध गवर्नमेंट के लिए अफसोस की बात नहीं है, मगर किसी को कोई कुछ भी नहीं होता। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में जो पीजीज़ ट्रेनिंग करते हैं, जो हाउस ऑफिसर्स होते हैं, जो MBBS में यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं, उनको हॉस्टल प्रोवाइड की जाती है और डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्टल नहीं दे रही और जो दी हुई है उससे भी निकाला जा रहा है। अगर इन लोगों ने जो न्यू इंस्टीट्यूट बनाने हैं तो पूरे सिंध गवर्नमेंट में, पूरे कराची में कोई और स्पेस नहीं है, बहुत सारे स्पेस खाली है। इनको वहाँ पे ये लोग स्पेस क्रिएट करके नई इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं। हमें स्टूडेंट्स को दरबदर किया जा रहा है, हमारे हॉस्टल हमसे छीने जा रहे हैं, हमें रहाइश के लिए वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, हमें तनख्वाही नहीं दी जा रही और CT MRI नहीं है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, हॉस्पिटल की कोई लिफ्ट काम नहीं कर रही। तो किस बुनियाद पे हम धरने दें? आप खुद अंदाज़ा लगाएं, सिक्योरिटी के हालात आपको पता है, आए रोज़ मार धाड़ होती है इमरजेंसी में, उसके ज़िम्मेदार भी ड्यूटी डॉक्टर को ठहराया जाता है। इवन दो इसकी जिम्मेदारी पूरी करप्ट माफिया के ऊपर है, जो माफिया जो लगाई जाती है, जो पूरे सिस्टम को कोलैप्स करके बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी तो हेल्थ डिपार्टमेंट पे आए। अभी आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और एहतजाज आज से आपका शुरू हुआ है, तो ये कितने घंटे है और कैसे चलेगा? ये हमने OPDs और इलेक्टिव थिएटर्स का हमने बायकॉट किया है और हमने प्रोटेस्ट अपना MS ऑफिस के सामने रिकॉर्ड करा है 2 घंटे का।
और हम मतलब इंतज़ार, नॉर्मल ऑपरेशन हैं वो नहीं होंगे? नॉर्मल नहीं होंगे, इमरजेंसी चलेगी और कैंसर के थिएटर्स चलेंगे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, इंसानियत के नाते। और हम मुंतज़िर हैं कि सेक्रेटरी साहब जल्द से जल्द हमारा मसला हल करे, सिंध गवर्नमेंट हमारा मसला हल करे। अगर नहीं करती हम एग्रेसिव होते हैं या आगे जितने भी कॉम्प्लिकेशन होंगे उसकी जिम्मेवारी सिंध गवर्नमेंट पे होगी, क्योंकि 1 वीक बिफोर हमने उसको अल्टीमेटम दिया, उसके अलावा भी ना उन्होंने कांटेक्ट किया, ना उन्होंने बात की, ना मिले, ना हमारे मसले सॉल्व करने के लिए संजीदा है। अच्छा नाज़रीन, हम बात करेंगे, हमारे साथ एक और यंग डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर कंबो, हम उनसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर कंबो, ये बताइए कि ये इससे जो मरीजों को तकलीफ होगी, देखें आपके मसाइल भी अपनी जगह हैं, हल तलब हैं, उन्हें भी हल होना चाहिए, लेकिन जो मरीज़ यहाँ आते हैं, दूर दराज से भी आते हैं, बेचारे धक्के खाते हैं, जब आप लोग डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं होंगे तो उनका इलाज कैसे होगा? तो उनकी तकलीफ का आप लोगों को एहसास नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि जितने भी 90% मरीज़ जो दूर दराज के लोगों से इलाकों से आते हैं, वो हमारे पास 2 तरह की इमरजेंसीज़ हैं, 3 तरह की बल्कि। एक पीड्स इमरजेंसी है, एक मेडिकल की इमरजेंसी है, जो अक्यूट ट्रामा इमरजेंसी है। 3 हमारी इमरजेंसीज़ हैं। तो हम उनको 24 आवर, हमारे हाउस ऑफिसर, हमारे पीजीज़ 95% हम ही उनको डील कर रहे हैं, और वो हम करते आए हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। उसको हमने कभी भी बंद नहीं किया। उसके बाद जो इलेक्टिव ओपीडीज़ होती हैं, उसका हमने दायरा-कार फ़िलहाल जो है वो 9 से 10 से 11 बजे सिर्फ 1 घंटा बंद किया। 11 बजे हमारे डॉक्टर जो है वापस वहाँ पे जाते हैं। अपना एहतजाज अलामती तौर पे हमने 1 घंटे के लिए बंद किया है, बाकी काम हमारा जारी है और हम अपना काम करते रहेंगे, मरीज़ों के लिए करते रहेंगे। देखें ना, अब ये हमारे सिविल हॉस्पिटल का 1 महीने का 80 करोड़ मेडिसिन का बजट है। आप किसी वार्ड में जाकर देखें मेडिसिन कौन सी आ रही है और किस मेडिसिन को क्या दे रहे हैं। वो एक जो सिंध से जो कहीं से भी लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं, उनके सामने तो हम हैं, उनके सामने कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं है जो बिलों पे साइन करते हैं। उसके लिए उसकी नज़र में तो हम ही काम कर रहे हैं ना। वो तो हमें कहेगा कि आप मेडिसिन जो है वो बेच के खा जाते हैं या नहीं मिलती है, तो उनके नज़र में तो रिस्पांसिबिलिटी हमारी है, लेकिन दरअसल ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। ये हम बावर कराना चाहते हैं लोगों को। 2 साल से हमारे पास सिटी स्कैन, MRI काम ही नहीं कर रहे, बंद पड़े हुए हैं। हमने बिलावर भुट्टो जरदारी साहब से भी मीटिंग की थी, उन्होंने हमें 1 महीने के अंदर एश्योरेंस दी थी कि मैं 1 महीने के अंदर लगवा के दूंगा, जो कि अभी तक किसी को कोई मतलब याद ही नहीं है। जब हम हड़ताल करते हैं या शोर मचाते हैं, आप लोग मीडिया के लोग जब उसको ख़बरों में लेके आते हैं, दुनिया के सामने लेके आते हैं, तो फिर सेक्रेटरी हेल्थ को या दूसरे तीसरे लोगों को सबको याद आता है कि हाँ यार, ये भी काम एक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। हालांकि ये तो इमरजेंसी चीज़ें हैं। अगर किसी पेशेंट का, कोई पेशेंट न्यूरो सर्जरी का या दूसरा तीसरा पेशेंट जो मर रहा है, जिसको MRI की ज़रूरत है, जिसके पास जो भेड़ बेच के, बकरी बेच के, किराया करके दूर दराज के लोगों से यहाँ आ रहा है, वो अपना 28,000 रुपये का MRI प्राइवेट में कैसे कराएगा? यहाँ नहीं है तो डॉक्टर की जिम्मेदारी वो नहीं है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना रियासत की, गवर्नमेंट की, सिंध हुकूमत की, सेक्रेटरी हेल्थ की, हेल्थ डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है। सिंध का सबसे बड़ा और सबसे पुराना हॉस्पिटल है, यहाँ ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो दूसरे हॉस्पिटल है वहाँ कैसे होगा। अच्छा डॉक्टर को ये बताइए, अमूमन एहतजाज के कुछ ही दिन बाद फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को ख्याल आ जाता है, फिर वो मुज़ाकरात पे आ जाते हैं, फिर मुतालबात मानने का दावे करते हैं, नोटिफाई भी कर देते हैं उसको, और फिर पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं इस तरह से। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? ज़रा एहतजाज फिर एहतजाज फिर एहतजाज। ये देखें, डॉक्टर को रोडों पे लाने वाले यही ब्यूरोक्रेट लोग हैं। जब डॉक्टर को इमरजेंसी के अंदर मारा जाता है, जब डॉक्टर को वार्ड के अंदर चीज़ें न होने की वजह से मारा जाता है, हो सकता है कहीं डॉक्टर की भी गलती होगी, लेकिन 90% डॉक्टर की गलती तो नहीं होती है ना। जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर आपके वार्ड में नहीं है तो आप कहाँ से लेके आओगे? आप एक 20 किलोमीटर सफ़र करके सुबह आते हैं, हॉस्पिटल में काम करने के लिए आते हैं। सुबह 8 बजे आप देखें, ब्यूरोक्रेट कोई 8 बजे उठा नहीं होता है, यहाँ लाइन लगी होती है गाड़ियों की। हॉस्पिटल में लोग अपने जो है यहाँ ड्यूटी पे पहुँचते हैं तो वो काम करने के लिए आते हैं। जब वो फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें रोडों पे लाया गया है मजबूरन, तो ये हमें लॉलीपॉप दे के बाहर लेके जाते हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई राज़ी नहीं है। तो आपके ख्याल में ये मसला कब तक हल होने की उम्मीद है? किसी ने कोई रब्ता किया आपसे? अभी हमसे फ़िलहाल तो किसी ने रब्ता नहीं किया। अगर रब्ता करेंगे, हमारे मसाइल को फिलफौर हल करेंगे, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर आने के लिए हम नहीं आते घर से। हम ये रोडों के ऊपर ये तकरीरें करने, ये करने के लिए, ये सियासी मफादा तो हमारे नहीं है। हमने किसी से करप्शन नहीं मांगी है। कोई सेक्रेटरी हेल्थ से, यहाँ MS से लेके सेक्रेटरी हेल्थ तक कभी कोई बताया कि हमने किसी सीट का डिमांड की हो, हमने किसी की रिश्वत की डिमांड की हो, हमने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए किसी ठेके की डिमांड की हो, हमने किसी मेडिसिन कंपनी के लिए बात की हो। हमारा तो ये एम ही नहीं है। हम तो ये अपने लिए और अपने मरीज़ों के लिए बात करते हैं, उसके ऊपर हमें जो है वो डिमांड्स हमारी हो यही है।
तो उसको पूरा करें गवर्नमेंट, तो हम इंशाल्लाह हमें ज़रूरत निकलने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। चलिए ठीक है जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर कंबो की, और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, आपको हालात बता रहे थे और हड़ताल की वजह भी उन्होंने बताई, और उसके साथ साथ जो अस्पताल में मसाइल हैं उस पर भी उन्होंने बात की। और इनका ये मुतालबा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनके मुतालबात फौरी तौर पर एक्सेप्ट करे और उसके बाद ही ये हड़ताल का सिलसिला मौकूफ़ करेंगे। अभी फ़िलहाल इन्होंने अलामती हड़ताल शुरू की है, लेकिन इसका दायरा कार मज़ीद वसी भी हो सकता है। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ सेहत की, और सेहत में हम खून की एक और बीमारी हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे। ये वो बीमारी है जो बचपन से ही होती है और इसमें भी बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान का भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि वाहिद हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है जहाँ पर हीमोफीलिया के मरीज़ों को मुकम्मल इलाज की सहूलियत दस्तियाब होती हैं। ये सेंटर कराची में नाज़मात के इलाके में वाक़ है। हम उस सेंटर पर मौजूद हैं। आइए आपको अंदर सहूलियत दस्तियाब हैं। आइए हम सबसे पहले जिस शख्स से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राहिल अहमद, जो कि ख़ुद भी हीमोफीलिया से मुतासर हैं, और ये इस सोसाइटी जो है हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, उसमें राहिल अहमद की काविशें जो हैं वो शामिल हैं, और इनके साथ इनकी जो दूसरी टीम है उनकी काविशें शामिल हैं। एक बात मैं आपको अहम बता दूं कि ये जो हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची है, ये एक आम NGO की तरह नहीं है। जैसे कुछ लोग किसी भी टॉपिक को लेकर और उस पर सोशल वर्क शुरू कर देते हैं, कोई प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, ये उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो हीमोफीलिया से मुतासर अफराद और उनके वालिदैन ने फॉर्म किया है। वही लोग इसकी फंडिंग का भी अरेंजमेंट करते हैं, उस पर भी आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राहिल अहमद, हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। जी वालेकुम सलाम। अख्तर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेट्रो वन टीम का और आपका कि आपकी तवज्जुह से आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। इस हीमोफीलिया मर्ज़ के बारे में लोगों को आगाही मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये हीमोफीलिया वेलफेयर जो सेंटर है आपका, ट्रीटमेंट सेंटर, ये अब कब आप यहाँ शिफ्ट हुए हैं नई जगह पे, और यहाँ क्या क्या सहूलतें हैं? बेसिकली तो हम 95 से काम कर रहे हैं, स्ट्रगल्स कर रहे हैं, और 2016 के अंदर हमने बाकायदा इसको रिस्ट्रक्चर करके रजिस्टर्ड किया था। और फिर हर साल हम जिस जगह भी जाते थे वो जगह छोटी पड़ जाती थी, क्योंकि हम पेशेंट को कंटिन्यूली रजिस्टर्ड कर रहे थे ताकि इलाज की सहूलियात उन तक आएँ। तो करंटली अभी हम यहाँ पर न्यूली शिफ्ट हुए हैं दोबारा, और इसको अपने वसाइल के हिसाब से रिसेट किया है। 1 महीना हो गया हमें यहाँ दोबारा से। अच्छा ठीक है। और ये क्या जगह जहाँ हम खड़े हैं? ये हमारा एक है रिसेप्शन, और सामने आपको दिखेंगे ये डॉक्टर क्लिनिक है हमारी। और यहाँ पर हमारी जितने भी पेशेंट्स हैं, तकरीबन 900 के करीब जो पेशेंट्स हैं, उनकी पूरी डाटा वगैरह मौजूद होता है। पेशेंट को कोई भी तकलीफ है वो जस्ट आके अपना यहाँ पे रजिस्ट्री का कि आप हमें विजिट भी करा दें सेंटर का। जी दिखा दें, ये इस तरफ यहाँ पे पहले यहाँ से दिखा दें। ये रिसेप्शन है आपका? जी, ये हमारा रिसेप्शन है, और हमारा जो पेशेंट है उसको एक ID कार्ड हम अलाउड करते हैं। यहाँ आता है पहले मरीज़? जी, यहाँ पहले पेशेंट आता है, अपना ID कार्ड दिखाता है, उस ID कार्ड पे उसको तमाम ट्रीटमेंट वगैरह फ्री ऑफ चार्ज फराम की जाती है। ये हमारे डॉक्टर क्लिनिक है, यहाँ हमारे 2 डॉक्टर होते हैं। ये हमारे डॉक्टर मुश्ताक मेमन है, बहुत सीनियर पर्सन है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर। तो ये यहाँ क्लिनिक करते हैं और सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को इनकी मेडिसिन। भी कुछ बात कर लें? श्योर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए डॉक्टर साहब कि ये भी हीमोफीलिया से मुतासर है नौजवान? हाँ, ये हीमोफीलिया का मुतासर बच्चा है। हीमोफीलिया दरअसल आपको पता है कि खून बहने की बीमारी है, ठीक है। इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है उसकी सीवियर डिफिशिएंसी होती है। अब इसमें जब सीवियर डिफिशिएंसी हमारे पास पेशेंट होते हैं, उसमें प्रोटीन की कमी होती है, शदीद कमी होती है इन मरीज़ों में, जिसमें माइल्ड मॉडरेट जो हीमोफीलिया के तौर पे हम उनको रजिस्टर करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। राहिल साहब, आप और हमें बताएं सेंटर में क्या क्या सहूलियात हैं आपके पास? ये हमारा ट्रीटमेंट एरिया है, और इसमें पेशेंट्स जो आते हैं उनको ट्रांसफ्यूजन होती है प्लाज्मा की या इंजेक्शन के फैक्टर 8, फैक्टर 9, CFC क्लॉटिंग फैक्टर्स की। तो यहाँ इनको ये दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बच्चे को चेक किया है, ये बच्चा यहाँ आ गया, अब यहाँ लेट जाएगा। अब जो इसको क्लॉटिंग फैक्टर दस्तयाब होंगे तो इसकी इंटरनल ब्लीड जो है जॉइंट की वो स्टॉप होगी। अच्छा, एक और जो बात थी जो आप लोगों ने बताई कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ यूरोप और अमेरिका वाला जो इलाज है वो अब यहाँ भी पाकिस्तान में मिल गया, वो क्या है और ये कामयाबी कैसे मिली? हाँ जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बताऊँ कि हम जो सिंध में हैं
वो एक चैप्टर कहलाते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया का। इसी तरह हमारा एक चैप्टर लाहौर में है, एक हमारा पिंडी इस्लामाबाद में और एक पेशावर में। और हमारे इन चैप्टर्स का एक बोर्ड बनता है जिसको कहते हैं हीमोफीलिया फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। हीमोफीलिया फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान एफिलिएटेड होता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया से, जहाँ से ह्यूमैनिटेरियन एड ग्रांट में ये इंजेक्शन्स आते हैं। तो वहाँ हम 3 साल से एफर्ट्स कर रहे थे और ये एक डेवलपमेंट हुई है या गेम चेंजर प्रोडक्ट है हीमोफीलिया के लिए दुनिया में, जो यूरोप, जापान और अमेरिका में इस्तेमाल हो रही है। कितने बच्चे अब रजिस्टर हो गए हमारे? हमने अभी सिंध से जो किए हैं 27 किए हैं और अभी हमारी रजिस्ट्री जो है तकरीबन 800 से 900 पेशेंट्स के ऊपर रजिस्ट्री है 29 डिस्ट्रिक्ट। क्या फ़र्क है इस इंजेक्शन का और जो आम ट्रीटमेंट आप देते हैं उसमें क्या फ़र्क? गेम चेंजर प्रोडक्ट है वो आई है हेमलिब्रा एमिज़िमाब। ये एक ऐसी नोवल थेरेपी है कि जो 1 मंथ एक दफ़ा लगती है बॉडी वेट के हिसाब से। अगर एक बच्चा 20 किलो का है तो 3 mg पर kg के हिसाब से उसको पहले लोडिंग डोज दी जाएगी वीकली 1 मंथ, फिर एवरी 1 मंथ मेंटेनेंस डोज पे उसको रखा जाएगा और उसकी जो ब्लीडिंग एपिसोड जो रिपीटेड होते हैं उसको वो स्टॉप हो जाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ और बताऊं, इसमें जो प्रोडक्ट जो अभी अवेलेबल हमने पाकिस्तान में किए हीमोफीलिया सोसाइटीज़ ने, वो 4 करोड़ के करीब सालाना खर्चा एक बच्चे का। तो इसमें हमने 27 हमने कर लिए, इस तरह लाहौर पिंडी में। तो ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हम पेशेंट पेरेंट्स कम्युनिटी ने अपनी मदद आपके तहत जो इदारे चल रहे हैं उन्होंने ये प्रोडक्ट अवेलेबल किए और इस तरह करोड़ों और अरबों रुपए की ट्रीटमेंट हम खुद पेशेंट अपने ही लिए पाकिस्तान में लेके आ गए। ज़बरदस्त, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी आपकी। और क्या है यहाँ पे? अच्छा, और यहाँ पर क्योंकि पेशेंट्स को लगते हैं बार बार इनको ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन होती है तो इनमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो हमने एक लाइफ सेविंग ट्रॉली भी अपनी रखी हुई, इसमें लाइफ सेविंग इनकी मेडिसिन हैं जो बार बार मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की वजह से इनकी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, उसको हैंडल करते हैं, ऑक्सीजन्स वगैरह। इस तरह यहाँ बनाया एक अपना फिजियोथेरेपी यूनिट ताकि जो मौजूदा पेशेंट्स हैं उनके जॉइंट्स को बेहतर किया जाए, टेंडन्स को मजबूत किया जाए और आने वाली नस्ल आपने ये यहाँ पे ये जो रेकमेंडेटेड जो चीज़ें हैं फिजियोथेरेपी की, इसमें इनको साइकिलिंग दी है ताकि इनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, जॉइंट जो स्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो खुले, ये ट्रेडमिल दी है, ठीक है। इस तरह यहाँ इंक्यूमेंट रखे हुए हैं जिसमें इनको थेरेपीज वगैरह दी जाती है और किसी तरह उनकी जो टेंडेंस है और जो स्ट्रिक्ट किए हुए जॉइंट्स हैं उनको मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है राजनाथ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी। और हाँ, लास्ट में आप मुझे हमें प्रोडक्ट भी दिखा दें और फिर हम नाज़रीन सोसाइटी के जो दीगर अहदेदार हैं कुछ उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्या कहते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट एरिया है और ये हम पेशेंट पेरेंट्स ने खुद बनाया हुआ है और इसमें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में जो अभी जो प्रोडक्ट चल रही है ये पाकिस्तान में चाहे कोई कितना भी अमीर है उसका भी ख्वाब ही हो सकता है कि अपने बच्चे को दे सके, चाहे वो 5 लाख महीना क्यों ना कमा रहा हो। क्योंकि मैंने इसको बताया आपको कि इस प्रोडक्ट से अगर हीमोफीलिया के पेशेंट को ट्रीट करे तो 4 करोड़ सालाना का खर्चा है। तो कितना भी अमीर, लेकिन इसके आने से ये हुआ है कि जो हर चोट पे इंजेक्शन लगते हैं वो कम हो जाएंगे, फ्रिक्वेंसी कम, तकलीफ कम हो जाएगी बच्चों की, बिल्कुल, हॉस्पिटल के विजिट्स कम हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स के एक्सपेंडिचर्स भी कम हो जाएंगे। माँ बाप के ऊपर जो एक परेशानी है कि रोज़ रोज़ लेके भागना है बच्चे को, कभी जॉब से छुट्टी करनी, कभी स्कूल से, तो ये सारे एड्रेस आपको फ्री में मिल रहे हैं, अभी एड में मिल रहे हैं। हम WFH वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के साथ एफिलिएटेड हैं और उनके प्रोग्राम्स में हमने इनरोल किया हुआ है इनको, तो वहाँ से ही हमें ग्रांट फ्री मिलती है, तो यहाँ फ्री मिल जाती है पेशेंट को। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के एक और बानी मेंबर फ़खर आलम जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़खर साहब। जी वालेकुम। फ़खर साहब, ये बताइए कि आमतौर पर ये होता है कि मुख्तलिफ लोग मिलकर कोई NGO बनाते हैं और किसी एक मौजू पर फिर काम शुरू कर देते हैं। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़ कैसे हुआ? इसकी मिसाल तो उन आम NGOs की तरह की नहीं है। जी सबसे पहले तो मैं आपको इसकी तफसील बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अमेरिका के जो बहुत मशहूर सदर हैं अब्राहम लिंकन, उन्होंने जब डेमोक्रेसी की तारीफ़ की तो उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो अगर इसी डेफिनीशन को अगर मैं अपनी हीमोफीलिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करूं तो बेजा नहीं होगा
कि हम भी ये समझते हैं कि हीमोफीलिया ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ द हीमोफीलियक्स, बाय द हीमोफीलियक्स, फॉर द हीमोफीलियक्स। ठीक है, ये ख़याल या ये जो हमारे जहन में ये हमने जो कंसीव किया कि एक ऐसा इदारा हीमोफीलिया सोसाइटी का होना चाहिए कि जिसमें हीमोफीलिया पेशेंट्स या तो ख़ुद उस इदारे को चलाते हों या उनकी फैमिली में कोई हीमोफीलिया पेशेंट हो, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो तकालीफ हैं, जो परेशानियां हैं कि जिससे एक हीमोफीलिया पेशेंट या हीमोफीलिया पेशेंट के वालिदैन या उसके भाई बहन गुजरते हैं, वो उस आदमी को नहीं हो सकता कि जो हीमोफीलिया से वाकिफ़ नहीं है या वो जानता नहीं है कि हीमोफीलिया में किस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई 1995। और उस वक्त हमारे जहन में कोई स्ट्रेटेजिक प्लान ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि हमने ये सोचा कि बस ये एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और हमें हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए काम करना चाहिए। लोग हंसते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे कि ये चंद लोग जो जमा हो गए हैं ये क्या सोसाइटी बनाएंगे और कैसे हीमोफीलिया पेशेंट्स की इलाज मालजे के लिए हेल्प करेंगे। बड़े कठिन मौक़े आए, बड़े सख्त मराहिल आए कि जिनसे गुज़रे। सिलसिला ये चलता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब भी हम हिम्मत हारते थे तो हमें ऐसा लगता था कि कोई गैबी ताकत है कि जो हमें कोई रास्ता दिखा देती है और हम उस तरफ निकल पड़ते हैं। और फिर चलते हुए जब हम फिर थक जाते थे और हमें लगता था कि हम एक तंग गली में आ गए, तो फिर हमें वहाँ कोई एक ऐसी जगह मिल जाती थी कि जहाँ से हमें एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद, होप हमें मिलती थी और हम फिर ताज़ा होके और ताकत पकड़ लेते थे और चलते थे। मैं ये कहूँगा कि 2012 से सही मायनों में इस सोसाइटी ने टेक ऑफ किया और 2012 के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आगे से आगे हम बढ़ते चले गए। हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा चीज़ें होती चली गईं जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि हम ये कर सकेंगे। आज मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हम हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए ऑपरेशंस भी करते हैं। यानी एक तो हीमोफीलिया एक अलग एक डिज़ीज़ है, लेकिन अगर उस हीमोफीलिया पेशेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है तो एक तो वो हीमोफीलिया पेशेंट है, दूसरा उसकी हड्डी टूट गई है, तो उसके ऑपरेशन से पहले हमें फैक्टर्स प्रोवाइड करने होते हैं कि जो उसके ब्लड को रोकें। तो प्री और पोस्ट ऑपरेशन केयर के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं और वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अब इतनी तादाद में हैं कि हम उन पेशेंट्स को दें। हड्डी टूट गई है या गुर्दे में पथरी है या कोई और ऑपरेशन होना है तो वो हम अब माशाल्लाह से इस काबिल हो गए हैं कि हम वो कर सकें। लेकिन यही काफ़ी नहीं। हमारा जो ख्वाब है वो ये है कि हम एक कॉम्प्रीहेंसिव हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर बनाएं, जिसमें ना सिर्फ ये कि ट्रीटमेंट होता हो हीमोफीलिया का, बल्कि जो साइको सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि हीमोफीलिया पेशेंट गुजरता है उसको भी कवर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद दाऊद साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब। आप ठीक है। ये बताइए शाहिद साहब कि माशाल्लाह इतना बड़ा सेंटर आप चला रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चों का इलाज और वो भी मुफ्त में दे रहे हैं, तो इसके वसाइल कैसे जमा हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पे कुछ बोलने का मौका दिया। मैं तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा हो गए इस सोसाइटी में काम करते हुए। इससे पहले ऐसा था कि राहिल साहब और फ़खर आलम साहब ये काम करते थे, मैं शामिल नहीं था उसमें, लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़राब है, बच्चों को इलाज मुआवजा सही नहीं मिल रहा। लोग जाते थे बहुत सारे इदारों में, लेकिन वहाँ उनको बड़ी मुश्किलात थी और वो थोड़े से तकलीफ़ में इलाज ऐसा मिलता था उनको कि बस वो ना होने के बराबर था। तो फिर मैंने बहुत सोचा इस मौजू पर, फिर मैं राहिल और अपने फ़खर आलम के साथ ये
और राहिल हमारे सदर हैं, फ़खर आलम फाइनेंस सेक्रेटरी, तो इनके साथ में शामिल हुआ। तो फिर हमने सोचा कि हमारे लिए एक ऑफिस होना चाहिए। पहले हमारे पास ऑफिस नहीं था, हम इधर उधर बैठ के मरीजों के लिए मामलात किया करते थे, उसके लिए इंजेक्शन खरीद के उनके घरों में पहुँचाया करते थे। फिर हमने एक कमरा लिया, एक दुकान की शक्ल का। फिर एक हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी कि हाँ चलो किराया मैं दे दूँगा। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी, तो हमने एक कमरा लेके वहाँ से फिर काम शुरू किया डॉक्टर बिलादर से। उसके बाद फिर हमने फिर 2 कमरे, फिर 3 कमरे, फिर सोचते सोचते हम जैसे जैसे चलते रहे, कारोबार बनता गया, तो लोगों ने हमारी मदद की, हमारे मामला देखकर। तो अल्लाह ने आज ही इस मकाम पर पहुँचा दिया कि हम उनको बहुत अच्छी माशाल्लाह से इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और ये इदारा जो इस वक्त पूरे मैं तो समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इससे अच्छा इस वक्त कोई काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं। पहले हम लोगों के यकीन मानो घरों तक पहुँचाया करते थे इंजेक्शन वगैरह, जो प्लाज्मा वगैरह, और उनकी मदद भी किया करते थे। फिर हमने कुछ, असल में ये काम जो है ना मुखैर आज़ाद के ताउन से नहीं चल सकता। ये इतना बड़ा इदारा है कि ये समझ लो कि अगर कोई 2 लाख 3 लाख रुपए जिसकी महीने की आमदनी है, वो भी अपने बच्चों को इस तरीके का इलाज नहीं दे सकता जैसा कि हीमोफीलिया सोसाइटी जो है दे रही है इनको। मैं तो ये दरख्वास्त करूँगा कि हमें एक आप ज़ाती जगह मिल जाए, तो हम इंशाल्लाह उसमें मुकम्मल हॉस्पिटल बनाएं, तो इसमें ICU और मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी इमराज हैं, मरीजों को इधर उधर अस्पतालों में भागना न पड़े। जैसे सिविल अस्पताल है, जिना अस्पताल में, वहाँ किस कदर है तो सारी दुनिया को पता है कि वहाँ पे किस तरीके का इलाज मुहैया होता है। लेकिन हम इंशाल्लाह यहाँ पे हमारा मरीज इतना सुकून मिलता है उसको यहाँ आके, वो यहाँ के मामला हालात देख के एक सारा दिन लग जाता था। पहले हम मरीजों को जो ट्रीटमेंट दिया करते थे या लेके जाया करते थे कहीं, आप ये समझ लो कि आज 20-25 मिनट में मरीज जो है ना अपने इलाज से फारिग हो जाता है और बहुत सुकून के साथ अपने घर को जाता है और बहुत खुश होता है और दुआएं देकर जाता है। यकीन चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें। जी नाज़रीन, हमने आपको हीमोफीलिया की बीमारी के हवाले से बताया और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आगाही के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस मकसद के लिए भी कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी मदद होनी चाहिए और जेनुअनली होनी चाहिए, और जो लोग जेनुअनली काम कर रहे हैं उनको देखभाल के आपकी भी सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी आप मदद करें, उनके हाथ बढ़ाएं। जी नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ कानूनी मसाइल की। पाकिस्तान में भी वैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को शादी करने की जल्दी भी होती है और जब उनकी शादी हो जाती है तो पहले तो बहुत मोहब्बत का इजहार होता है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, कुछ ख़ानदानी वजूहात, कुछ माली वजूहात, कुछ समाजी वजूहात की वजह से उन जोड़ों में आपस में खिलश पैदा हो जाती है, दरारें शुरू हो जाती हैं और नाराज़गियाँ हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये नाराज़गियाँ जो है वो उसका अंजाम अलहदगी पर भी होता है, लेकिन बहुत सारी नाराज़गियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें जब बड़े बुज़ुर्ग बीच में आ जाएं या कुछ ऐसे समझदार लोग आ जाएं जो उनके दरमियान मसालिहत का किरदार अदा करें, सालसी करा दें या मीडिएशन करा दें उनकी, तो उससे भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो फैमिलियाँ टूटने से बच जाती हैं, उनके रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ एक खातून की जो कि गैर मुल्की खातून है जिनका ताल्लुक़ ईरान से है। उनकी आप वीडियो देखिए। ये खातून बहुत परेशान थी, लेकिन इस वीडियो में वो खुशी का इजहार कर रही हैं जो कि उनका मसला सॉल्व हो चुका है। आप वो पहले वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। So happy, thank you so much of my lawyer, Mr. Zia Ahmed. He helped me so much in this way, and I appreciate of the respectful court in Pakistan. Thank you. Well, this was a very challenging case, and finally the family is reunited, and the child is with the mother, and we tried our best because this case was sent by Pakistan consulate from Pakistan Embassy from Tehran, and we successfully did it, and we struggled a lot, and I think my client also, she is very happy that she has achieved. How are you, Radin? Fine, ज़बरदस्त, thank you. जी नाज़रीन, आपने वो वीडियो देखी, उस खातून का इजहार तशक्कुर आपने देखा, छोटा बच्चा भी आपने देखा जो अपने वालिद से और वालदा से दूर था और अपने वालिद के पास था। ये असल में केस है क्या, खातून कौन है, ये कहाँ से केस आया? आपने अमूमन पाकिस्तान के अंदर रिश्तेदारों में मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के वाक़यात सुने होंगे, लेकिन ऐसा वाक़या जिसमें एक खातून किसी और मुल्क की हैं और जो शौहर हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनके दरमियान ये नाराज़गियाँ और ये कैसे बढ़ी, क्या हुआ और फिर उनका मिलाप कैसे हुआ, तो हम बात करते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे मेहमान
इंसानी हुकूक के लॉयर एडवोकेट ज़िया अमान साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। ज़िया साहब, पहले तो ये बताइए कि ये क्या केस क्या है? वेल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम्स में रोज़ाना देखता हूं और मुझसे लोग इंटरव्यू भी करते हैं टेलीविज़न पे भी, तो वहाँ ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अहमियत मिलती है। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आप अपने प्रोग्राम में एक पॉजिटिव चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें लोगों के पास एक पॉजिटिव वाइब जाए या उनको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएँ कि और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये केस जो है वो ये एक ईरानी खातून है, लड़की है, और इसके हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तानी है, लेकिन वो अपनी पूरी उम्र उन्होंने यूएई में गुजारी और उसके बाद वो वहाँ से नहीं छोड़ा उन्होंने। उसके बाद वो थाईलैंड गए, फिर पाकिस्तान आए और ये खातून भी पाकिस्तान आ गई। अलबत्ता इनकी पसंद जो है वो क्रिएट हुई थी यूएई में, और वहीं पे होते हुए इनकी शादी हुई थी। बच्चे की पैदाइश जो इस वक्त 6 साल का बेटा है इनका, उसकी पैदाइश भी यूएई की थी, तो वो पाकिस्तान से नहीं थी। लेकिन फिर ये इनके कुछ इकोनॉमिक हालात ऐसे हुए, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में वो जिस फैमिली में, चूँकि जॉइंट फैमिली में लड़की आई, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि उसके साथ जो उसका कहना है कि रवैये ऐसे थे कि वो रहना नामुमकिन था। तो उसको फिर इन्होंने किसी तरह भेज दिया पाकिस्तान से वापस तेहरान की रिहायशी है वो ईरान में, तो वहाँ पे फिर बच्चे को नहीं भेजा और उससे सारे राब्ते तोड़ दिए और जितने टेलीफोन रिश्तेदारों के सब वो सारे ख़त्म कर दिए। और बहुत ज़्यादा नाराज़गी ऐसी कि उसको कहा गया कि अगर तुम वापस आओगी तो फिर वापस नहीं जाओगी यहाँ से। तो बहुत ऐसे सीवियर किस्म के थ्रेट्स थे। तो वो बेचारी कभी पाकिस्तानी मिनिस्टरों के पास और कभी ईरान के मिनिस्टरों के पास, ईरान के वकीलों के पास, पाकिस्तान एम्बेसी, ईरान एम्बेसी, हर जगह वो राब्ते करती रही। और फाइनली ये हुआ कि तेहरान में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसके जो रूए रवां हैं मसूद साहब और निसार साहब, उन दोनों ने फिर मुझसे रब्ता किया और मुझसे बात की कि इस तरह एक खातून है, आप इस तरह के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आप तो वो आपको पहले से जानते थे या आपके काम के बारे में कुछ उन्हें मेरे काम के बारे में उनको पता था। ऐसे बहुत सारी एम्बेसीज हैं जो हमें कांटेक्ट कर रही होती हैं, यूएन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो रब्ता कर रहे होते हैं। तो इस तरह उन्होंने हमें रब्ता किया। मैंने उनसे फिर जो है ना वो उन एम्बेसी में रहते हुए ही उनसे बात की और उसके बाद फिर हमने उनको कहा कि वो पाकिस्तान आ जाएं, तो हम उनको वो हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं। तो वो जो है ना वो मेरा ख्याल है कि उनका केस हमने 5 दिन के अंदर इसको पाया तकमील तक पहुंचाया, क्योंकि जुमे को हमने केस दाखिल किया और जुमे को ही हमने ऑर्डर लिया कोर्ट से और सैटरडे को बच्चा रिकवर करवाया हमने। अच्छा, बच्चा रिकवर हुआ जी, या उसके शौहर से कोई आपने कोर्ट ने कांटेक्ट ऑर्डर किया कि बच्चे को रिकवर किया जाए और बाप को कहा कि बच्चे को पेश करें, और ये भी ऑर्डर किया कि बच्चा कराची से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि फियर था कि वो कहीं और ले जाए। और दूसरा ये कि खातून अपनी सिस्टर के साथ आई हुई हैं, तो वो चूँकि यहाँ उनका कोई भी नहीं है, तो इसलिए उनके प्रोटेक्शन का ऑर्डर भी किया। तो इसीलिए ये हाई कोर्ट का केस था। हाई कोर्ट में जज साहब ने इस पे ऑर्डर किया और उसके बाद सैटरडे को वो बच्चा आर्टिलरी मैदान पुलिस स्टेशन, फ्रेयर पुलिस स्टेशन। और मैं आपको ये बताऊं, टेलीविज़न के सामने मुझसे बहुत कम ऐसा होता है कि मैं पुलिस की तारीफ़ कर रहा हूं, लेकिन ये मैं आपको ये बताऊं कि फ्रेयर पुलिस स्टेशन के जो SHO हैं आगा साहब और वहाँ की DPO जो है फहमीदा और वहाँ का जो सब इंस्पेक्टर है रशीद नियाजी, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। बच्चे को लेकर आए थाने में और फिर जो बच्चे के माँ बाप और ज़ाहिर के वो बाप के बहुत सारे रिश्तेदार जिनमें वकील भी थे, बाकी लोग भी थे, मिनिस्टरों के भी फ़ोन आ रहे थे, मतलब एक तरह हाई प्रोफाइल ये बासर शख्स थे। तो वो सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन मेरा ख्याल है पुलिस ने जो लीगल काम करना चाहिए था, मैं उनको अच्छा काम किया कि प्रेशर नहीं लिया उन्होंने प्रेशर भी नहीं लिया। उन्होंने कहा हमारी जो ड्यूटी हम वो करने के लिए तैयार हैं। फिर यह है कि उन्होंने एक रास्ता निकाला ये कि चूँकि खातून जो है होटल में ठहरी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर बच्चे को आप लोग, दोनों माँ बाप नहीं चाहते थे कि बच्चा 2 रातें, क्योंकि सैटरडे को रिकवरी हुई थी और पेशी होनी थी मंडे को, तो 2 रातें बीच में थी, तो वो तो थाने में ही रह सकते थे। तो वो थाने में तो सारी फैसिलिटी ऑफर कर रहे थे। इवन जो फहमीदा थी DPO
वो कह रही थी कि भाई मेरे रूम को आप यूज़ कर लें जो थाने से थोड़ा सा हट के, लेकिन उन्होंने फिर आपस में उनकी दोनों की माँ बाप की ये कोशिश थी और माँ ने भी यही कहा कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जो है चाहे मुझे भी रहना पड़े लेकिन वो थाने में ना रहे, बच्चे पे कोई इम्पैक्ट इस तरह का नहीं आना चाहिए। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि बाप भी जो है होटल में रूम लेगा और ये पुलिस वहाँ पे तैनात करेंगे। तो इन्होंने 5 पुलिस के लोग वहाँ पे तैनात किए होटल में और वो बच्चा भी वहीं रहा। उसमें ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हुई, जो ईगो के इश्यूज थे वो ख़त्म हुए और जब ईगो के इश्यूज ख़त्म हुए तो फिर ये रेजोल्यूशन की तरफ चीज़ें चलना शुरू हुई। उसने हस्बैंड ने भी रियलाइज़ किया, इस खातून ने भी रियलाइज़ किया कि बच्चे को हमने माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है। तो वो जो खातून है वो बहुत समझदार है, वो बहुत मैच्योर है और मैं समझता हूँ कि फिर बच्चे के बाप ने भी थोड़ा मैच्योरिटी का सबूत दिया कि उसने उनको वेलकम किया और उसके बाद ये आपस में इनकी एक बाकायदा रिटन एग्रीमेंट हुआ कोर्ट के अंदर, जिसमें यह है कि बच्चा अब माँ के साथ तेहरान में रहेगा और ये अपना काम वाम करेंगे पाकिस्तान में और जब चाहेंगे जाएंगे और बुलाएंगे भी, वो आएगी भी और जाएगी भी, लेकिन बच्चा पढ़ेगा वहाँ और वहाँ पे रहेगा। तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि हैप्पी एंडिंग थी उस केस की। जो हमारे पास जितने केसेस आते हैं उनमें बहुत कम इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये इस तरह की चीज़ें जब दोनों माँ बाप रियलाइज़ करते हैं तो रास्ता निकल सकता है। और वैसे आपने भी देखा होगा रियलाइजेशन हो जाती है, चाहे जल्दी हो या देर में हो या बहुत सारा नुकसान होने के बाद रियलाइजेशन हो। कुछ अगर लोग रियलाइज़ करवाते हैं तो बाद में भी वालिदैन को रियलाइज़ हो जाता है कि हमने गलत कर लिया था, उस वक्त गुस्से में। देखिए मैं आपको बताऊं, रियलाइज़ असल में जो कोर्टों में जो फैमिली के डिस्प्यूट्स हैं बच्चे के मुतालिक या तलाक और खुला और मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं, उनमें ज़्यादातर ईगो के इश्यूज होते हैं। और मुश्किल ये है कि हमारा जो ख़ानदानी स्ट्रक्चर है, लोगों के जो फैमिली, जो कनेक्टेड फैमिली होती है, लड़के के माँ बाप हों, बहन भाई हों, लड़की के माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, वो क्या करते हैं कि जैसे ही इनमें डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो वो दोनों को अलग कर देते हैं और फिर दोनों आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाते, उनको कांटेक्ट से मना कर देते हैं, उन पे पूरी पाबंदियां लग जाती हैं कि अगर वो रियलाइज कर भी रहे हों तो उनके फोन पे भी बात नहीं करनी, फोन नहीं सुनना, मैसेज नहीं करना, कोर्ट में भी फिर वो कोर्ट में तो 2 मिनट के लिए होता है, वो जो हमारे यहाँ जो है ना सालिसी का जो वो तरीका है, प्री ट्रायल जिसको हम कहते हैं, वो प्री ट्रायल ना होने के बराबर है, क्योंकि कोर्ट में लोग उस वक्त जाते हैं कि जब सारी किश्तियां जला चुके होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा मतलब बीइंग लॉयर, इतने अरसे से ये काम करते हुए मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे फैमिली लॉ में तब्दीली की ज़रूरत है कि अगर कोई केस चाहे खुला का हो, मेंटेनेंस का हो, डावर अमाउंट का हो, डावरी आर्टिकल का हो या बाकी जो डिस्प्यूट हैं, बच्चों के डिस्प्यूट, गार्डियन वार्ड के केस हों, उस चाइल्ड कस्टडी के, उसके अंदर जैसे ही वो केस दाखिल हो तो वो कोर्ट उसको हेयर ना करे, वो मीडिएशन पे भेजे, पहले मीडिएशन में भेजे। वो जो आपने प्री ट्रायल रखा है उसको आप रखें, ठीक है, लेकिन पहले मीडिएशन पे जाए, क्योंकि अब वो मीडिएशन हमारे पास कानूनी हो चुकी है। आप जिस तरह से कह रहे हैं तो इससे तो ये हमारा जो फैमिली का जो फैब्रिक है वो भी ना सिर्फ बच जाएगा बल्कि कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है केसेस का वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी रोजाना की जिंदगी है ये, और हम अपनी पर्सनल लाइफ के मुतालिक हमारे पास जो लॉज भी मौजूद है, अव्वल तो बहुत ज़्यादा लॉज की ज़रूरत नहीं है, छोटी मोटी अमेंडमेंट्स की मैंने बात की है आपसे, वो 1 लाइन की हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अलबत्ता जो लॉज मौजूद हैं वो भी बहुत प्रोग्रेसिव हैं। वो ऐसे लॉज नहीं है कि जिसकी वजह से हम बोलें कि भाई इसे भी बिल्कुल आउटडेटेड लॉ नहीं है पाकिस्तान में वो बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हमें उस विजन की ज़रूरत है। पाकिस्तानी अगर लड़का या लड़की उसके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि कोई और शहरी, किसी और मुल्क का शहरी उनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम कर दे, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? देखिए वो केस टू केस बेसिस पे होता है कि अगर फॉरेन कंट्री में उनकी मैरिज हुई है, अगर मैरिज भी वहीं हुई है, आया मैरिज यहाँ हुई है या वहाँ हुई है, वो सारे हमारे चूँकि लॉ में ये है ना कि जुरिसडिक्शन के इश्यूज आते हैं कि आया हमारी कोर्ट्स उसको सुन सकती हैं कि नहीं, और अगर पाकिस्तानी कोई शादी करे लड़की है तो उसका अलग हमें उस हिसाब से देखना होगा, लड़के का अलग, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया आपका रियावान साहब, और हमें भी खुशी है कि एक ऐसा यूनिक केस हमने डिस्कस किया है और हमारे नाजरीन के लिए भी उम्मीद है कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी एडवोकेट ज़िया अमान साहब की, और लीगल इश्यूज़ में हम और भी इश्यूज़ लाएंगे इंशाल्लाह, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके इर्द गिर्द ऐसे मसाइल मौजूद होंगे मेट्रो मैटर्स में, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। मेट्रो मैटर्स के इस एपिसोड के साथ अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।